हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 12th बायोलॉजी का मानव जनन, जिसके अंतर्गत हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो है वो कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे जो हम करने वाले हैं वो जरा देखिए कि अब क्या करने वाले हैं हम। अब करने वाले हैं हम मानवों में लैंगिक जनन। देखिए बेटा, आप नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण और अंडाशय की संरचना कर चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत वृषण और अंडाशय के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा और आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो आज से अपना जो टॉपिक है वो है मानवों में लैंगिक जनन। तो इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं तो ध्यान से सुनना। जैसा कि फर्स्ट नंबर के चैप्टर में आपको आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में समझाया गया था, उसी तरीके से अब यहाँ भी स्टार्ट होने वाला है। वहां पर हमने आवृतबीजी पादपों में जब लैंगिक जनन किया था तो वो 3 पदों में किया था, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। उसी तरीके से मानवों में भी लैंगिक जनन जो है वो 3 पदों में ही संपन्न होता है। पहला निषेचन से पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा जो है वो है निषेचन पश्चात। इसमें भी उसी तरीके से 3 स्टेप्स आएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया है तो बस छोटा छोटा है, बाकी तो हम यहाँ डिटेल में करेंगे। तो निषेचन से पूर्व के अंतर्गत 2 टॉपिक्स आते हैं। एक तो आता है युग्मकों का निर्माण, जिसे युग्मक जनन भी बोलते हैं, और दूसरा आता है युग्मकों का स्थानांतरण। तो 2 टॉपिक तो आते हैं इसके अंतर्गत, एक टॉपिक हो जाता है निषेचन और एक टॉपिक हो जाता है निषेचन पश्चात। तो इस तरीके से हम करेंगे मानवों में लैंगिक जनन। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वैसे ये चैप्टर थोड़ा क्या है, बड़ा है। अगर हम आरबीएससी की बुक से पढ़ रहे होते तो वहां पर क्या है, इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। एक तो था जनन तंत्र में तो हम कर लेते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। दूसरा जो हम करते हैं वो हम एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। ये आपकी किताब में कुछ ज्यादा मेंशन तो नहीं है पर थोड़ा बहुत सीख लीजिए। एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं भ्रूणिकी। और ये क्या है जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव के अंडे से वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, देखिए जरा। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के अंडे से वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत ही हम समझते हैं मानव में लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया। एक्चुअली में देखा जाए तो यहां अगर मैं मानव में लैंगिक जनन ना लिख के मैं एम्ब्रियोलॉजी लिखूं तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत ही हम ये 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। एक चीज और सीख लीजिए कि एम्ब्रियोलॉजी जो शब्द है वो शब्द किसने दिया है, तो वो शब्द दिया है अरस्तु ने। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, वो भी कौन है, वो भी अरस्तु हैं। क्लियर बेटा। तो यहां तक जो चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव में लैंगिक जनन, तो आज के लिए मैं आपको एक ऐसा आरेख बना देता हूं जिस आरेख के थ्रू आप ये समझ लोगे कि उसमें हम कौन कौन से टॉपिक आगे की क्लास में हम करने वाले हैं। निषेचन से पूर्व में कौन कौन से टॉपिक करेंगे, निषेचन में कौन से करेंगे, और निषेचन पश्चात वैसा ही करवाने वाला हूं आरेख जैसा कि हमने आवृतबीजी पादपों में यानी कि फर्स्ट चैप्टर किया था। उस फर्स्ट चैप्टर में जैसा हमने किया वैसा ही हम यहाँ पर आपको एक आरेख बना रहे हैं। उस आरेख के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आगे के इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से वो टॉपिक आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं एक आरेख बना दे रहा हूं, उस आरेख से आपको ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहां मानव में लैंगिक जनन के बजाय एम्ब्रियोलॉजी लिख रहा हूं। तो देखिए जरा, एम्ब्रियोलॉजी जिसे हिंदी में भ्रूण की बोलते हैं।
तो देखिए मैं एक आरेख बना दे रहा हूं और आरेख को अब समझिए ध्यान से। जननिक उपकला, मैं हिंदी भी लिखूंगा, कुछ इंग्लिश वर्ड भी। जर्मिनल एपिथेलियम, मेरे हिसाब से शायद आप भूल गए हो ये जननिक उपकला क्या है, तो एक एक चीज को मैं समझाते हुए आरेख को बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। देखो बेटा, हम जो अब आगे टॉपिक करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि वृषण और अंडाशय के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, फिर युग्मकों का संलयन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया हम करने वाले हैं। यानी हम किसी जीव के पूरे वयस्क बनने तक की अवस्थाओं का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान सुनना, जब आपने नरजनन तंत्र के अंतर्गत वृषण और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय की संरचना देखी, तो जब देखना, जब वृषण की संरचना की थी आपने, तो वृषण की संरचना में आपने, जिन्होंने ये टॉपिक कर रखा है उनको याद भी होगा, तो आपको याद हो तो हम यहां वृषण की संरचना में शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में पढ़ते थे कि वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। और जब शुक्रजन नलिकाओं की हमने एक टीएस काटी थी, तो आपको वहां पर मैंने कुछ इस तरह से गोलाकार संरचना दिखाई, और गोलाकार संरचनाओं में कुछ इस प्रकार की आपको सेल्स दिखाई थी और कुछ लंबी लंबी सेल्स दिखाई थी। जो लंबी सेल्स थी उनको बोला था वहां सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट बाकी की जो परत की कोशिकाएं, उन्हीं कोशिकाओं को हमने वहां बोला था जर्मिनल एपिथेलियम, जैसा कि वहां मैंने लिख रखा है जननिक उपकला, क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम की ही सेल्स होती हैं जो आगे चल के युग्मकों के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं। तो टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जननिक उपकला। वैसे ही जब हमने अंडाशय की संरचना की थी, तो अंडाशय की संरचना का भी डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने यहाँ इस तरह से बनाया था। तब आपको बताया था कि अंडाशय के ऊपर की तरफ बाह्य सतह पर जो लेयर्स पाई जाती है उसका नाम हमने लिखा था विसरल पेरिटोनियम। अगर आपने ये क्लास नहीं की है तो आप इन क्लास को एक बार जरूर देख लेना। विसरल पेरिटोनियम। नेक्स्ट अंदर की तरफ आंतरिक स्तर पर जो लेयर थी उसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इन दोनों परत के बीच में कोशिकाओं की एक लेयर थी, जिस कोशिकाओं की लेयर का नाम भी यहां पर था जर्मिनल एपिथेलियम। तो यानी कि वृषण व अंडाशय में जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जननिक उपकला की कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, और यही परत की जो कोशिकाएं वो आगे चल के युग्मकों के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं। अब ध्यान से फिर देखिए, तो जननिक उपकलाओं में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जननिक उपकला की सभी कोशिकाएं युग्मकों के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो युग्मकों के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं, सभी नहीं। तो वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो उन कोशिकाओं का नाम होता है आद्यजनक कोशिका। आद्यजनन कोशिका। तो ये आद्यजनन कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पीजीसी भी लिख सकते हो। क्लियर? तो आपको ये पता चला कि वृषण अंडाशय में जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम की सेल में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आगे चल के युग्मकों के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो नेक्स्ट फिर आगे देखिए, तो आपने यहां से ये चीज समझ ली। देखिए अब ये आद्यजनन जो कोशिकाएं, यही कोशिकाएं हैं जो शुरू करती हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको लिखा था कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। एक है निषेचन से पूर्व। तो निषेचन से पूर्व में दो टॉपिक आते हैं। एक तो आता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण जिसे बोलते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन। और दूसरा टॉपिक जो आएगा इसमें, उसका नाम होगा युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। और आपको याद करा दूं, जब आपने आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन किया था तो उसमें युग्मकों के स्थानांतरण को बोला गया था परागण क्रिया। लेकिन यहां पर चूंकि ये मनुष्य का कर रहे हैं हम,
जंतु का, तो यहाँ पर युग्मकों के स्थानांतरण को बोला गया है मैथुन क्रिया, क्योंकि मैथुन क्रिया के दौरान ही नर जो है शुक्राणु को मादा के योनि द्वार तक स्खलित करता है। तो निषेचन से पूर्व में हम दो टॉपिक करने वाले हैं। तो जरा देखिए, तो अगर निषेचन से पूर्व में स्टार्ट करना है तो आद्य जनन कोशिका ही युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करती हैं। तो यहां पर स्टार्ट हो जाता है युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्लियर। और युग्मक जनन का मतलब क्या हो गया? युग्मक जनन का मतलब हो गया युग्मकों का निर्माण। आप मेरे साथ साथ ये चार्ट पूरा बना लेना, क्योंकि इस चार्ट की मदद से आपका पूरा चैप्टर अच्छे खासे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? वृषण में भी होती है और कहां भी होती है? नेक्स्ट, अंडाशय में भी होती है। तो ध्यान से देखिए, वृषण यानी कि इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं टेस्टिस, और दूसरी कहां भी होती है? अंडाशय में भी होती है, यानी कि ओवरी। क्लियर। अब चूंकि युग्मक जनन जो है, युग्मकों का निर्माण, चूंकि युग्मक दो प्रकार के बनते हैं, तो युग्मक जनन भी कितने प्रकार का होना चाहिए? दो प्रकार का। तो वृषण में होने वाला जो युग्मक जनन होता है उसे कहते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरीके से अंडाशय में होने वाला जो युग्मक जनन होता है उसे कहा जाता है अंड जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं oogenesis। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब शुक्र जनन के अंतर्गत और अंड जनन के अंतर्गत कि वृषण और अंडाशय में जब शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान एक विभाजन होता है। जो कौन सा विभाजन होता है? वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर बेटा। एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर हम यहाँ पर मानव के बारे में कर रहे हैं या मान लो किसी जंतु के बारे में कर रहे हैं, तो जंतु के अंतर्गत दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो सेल्स होती हैं कायिक कोशिकाएं, और एक जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं जनन कोशिका। क्लियर बेटा। कायिक कोशिकाएं तो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, तो कायिक कोशिका में तो एक डिवीजन होता है जिसका नाम होता है समसूत्री, लेकिन जनन कोशिका में जो डिवीजन है वो समसूत्री भी होता है और कौन सा भी होता है बेटा? अर्धसूत्री भी होता है। तो आप ध्यान कर लेना, वृषण और अंडाशय में केवल डिवीजन अर्धसूत्री नहीं होता, समसूत्री भी होता है। और अगर समसूत्री विभाजन, जैसे कि मैं चैप्टर में आगे जब बढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा कि आद्य जनन कोशिकाएं चाहे तो आगे चल के क्या भी कर सकती हैं? समसूत्री विभाजन, लेकिन वो अर्धसूत्री नहीं होगा, यानी युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आद्य जनन कोशिकाएं क्या भी कर सकती हैं? समसूत्री भी कर सकती हैं। तो याद रखना, जनन कोशिकाओं में केवल अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री अर्धसूत्री दोनों होता है। लेकिन युग्मक निर्माण के लिए वृषण और अंडाशय में जब शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया शुरू होती है तब कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्री। नेक्स्ट देखिए, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्र जनन के दौरान वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्पर्म। क्लियर। नेक्स्ट, या इसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ये दोनों नाम कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अंड जनन के दौरान किसका निर्माण होता है? अंडाणु, इसको हम लिख सकते हैं ओवम। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हम निषेचन से पूर्व में कौन सा टॉपिक करने वाले थे? युग्मकों का निर्माण, जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन। और देखो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु क्या ही होते हैं? युग्मक ही होते हैं। तो ये युग्मक निर्माण तक की यहाँ की प्रक्रिया ये होगी। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको इस आरेख से सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक तो यही करेंगे ना, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे? एक करेंगे शुक्रजन, तो दूसरा कौन सा करेंगे? अंडजन। आपको यहीं से सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। देखिए, तो आप एक टॉपिक तो कौन सा करोगे? शुक्रजन, और दूसरा कौन सा करोगे? अंडजन। हो गए क्लियर यहां से दो? नेक्स्ट, तो यानी ये पहला टॉपिक तो हुआ यहां तक। अब जरा देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु बन जाएंगे तो शुक्राणु अंडाणु बन जाने के बाद शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना भी होगा। तो शुक्राणु का अंडाणुओं तक पहुंचना ये क्या कहलाएगा? युग्मकों का स्थानांतरण। और मानव में इसको हम क्या भी बोल दें? इसको यानी कि मैथुन क्रिया, क्योंकि मैथुन क्रिया के द्वारा ही युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होगा। तो अब देख लीजिए, निषेचन से पूर्व में आपके दो टॉपिक थे, एक था युग्मक जनन और दूसरा था युग्मकों का स्थानांतरण। तो आप अगर देख पा रहे हो तो यहां से लेकर और यहां तक
यहां से लेकर और यहां तक आपकी कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो गई? निषेचन से पूर्व। तो मैं यहां लिख देता हूं निषेचन से पूर्व। क्लियर बेटा? और इस निषेचन से पूर्व में आप कौन कौन से टॉपिक करोगे? युग्मक जनन में दो आएंगे, शुक्र जनन और अंड जनन। तो यानी कि एक तो करोगे शुक्र जनन, दूसरा करोगे अंड जनन, और तीसरा टॉपिक करोगे यहां मैथुन क्रिया यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। तो अब निषेचन से पूर्व जब संपन्न हो जाएगा तो अगला टॉपिक जो आएगा वो टॉपिक कौन सा होगा? निषेचन। क्योंकि युग्मकों का स्थानांतरण हो गया, शुक्राणु कहां तक पहुंच गए? अंडाणु तक पहुंच गए। अब देखिए निषेचन वाला, तो जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएंगे, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद शुक्राणु अंडाणु मिलकर एक संरचना का निर्माण करेंगे जिसका नाम होता है युग्मनज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्लियर? इस दौरान जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो चार चीजें होती हैं। क्या क्या चीज होती हैं? सबसे पहला होता है सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब है युग्मकों का संलयन। जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में एक दूसरे की तरफ जब चिपक जाते हैं या मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं सिनगेमी, युग्मक संलयन। नेक्स्ट दूसरा फिर आता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी यानी कि इन दोनों का जब कोश का द्रव आपस में मिल जाता है। अब ये दोनों जो कोशिकाएं हैं जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु, जब शुक्राणु अंदर चला जाएगा तो शुक्राणु का अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक और दोनों का जो कोशिका द्रव है वो आपस में क्या हो जाएगा? मिश्रित। तो इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी, कोश का द्रव का मिलना। फिर जब कोश का द्रव मिल जाएगा तो दोनों केंद्रक भी आपस में मिल जाएंगे, और जब दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे तो इसे बोला जाएगा कैरियोगेमी, केंद्रक का मिलना। और जब दोनों केंद्रक मिल जाएंगे तो दोनों केंद्रक मिल जाने के बाद ये दोनों केंद्रकों के जो गुणसूत्र हैं वो आपस में भी मिल जाएंगे। तो गुणसूत्रों का मिलना जो कहलाता है वो कहलाता है उभय मिश्रण, और इंग्लिश में कहते हैं एमपी मिक्सिस। तो ये चार स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तभी उस प्रक्रिया का नाम होता है निषेचन, इंग्लिश में जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जब निषेचन की परिभाषा आती है तो हम क्या लिख देते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, जबकि ये परिभाषा गलत है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को युग्मक संलयन कहते हैं, यानी कि सिनगेमी कहते हैं। तो फिर निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन तब कहेंगे जब ये चारों स्टेप होंगे। क्यों? तो जरा देखिए ध्यान से, मैं परिभाषा बोल रहा हूं। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनने की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि युग्मनज तो तभी बनेगा जब क्या हो जाएगा? लास्ट एमपी मिक्सिस। सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेंगे, फिर उनका कोश का द्रव मिलेगा, फिर उनका केंद्रक द्रव्य मिलेगा यानी कि केंद्रक मिलेंगे, और फिर जब केंद्रक को उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं, तो जब गुणसूत्र आपस में मिल जाएंगे तब एक संरचना का निर्माण होगा जिसे कहते हैं युग्मन। तभी एक संपूर्ण प्रक्रिया होगी जिसे कहा जाएगा निषेचन। तो जरा देखिए, आपका पहला टॉपिक क्लियर हुआ निषेचन, दूसरा हुआ निषेचन से पूर्व, और दूसरा हुआ निषेचन। और अब तीसरा जो आएगा उसका नाम क्या है? निषेचन पश्च। अब जरा इसको भी देख लीजिए। देखिए निषेचन के पश्च में कौन कौन सी चीजें होंगी? तो जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज बन जाने के बाद अब कौन कौन सी चीज होगी? मैं ऐसा कर रहा हूं, इधर की तरफ से इन चीजों को मिटा रहा हूं, आपको पता तो चल ही गया। निषेचन से पूर्व, निषेचन, और तीसरा टॉपिक जो आ रहा है वो है निषेचन पश्च। तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं, बाकी प्रक्रिया मैं इधर की तरफ कर दे रहा हूं। बाकी मैं यहां पर एक चीज ये और लिख देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो प्रक्रिया है, वैसे तो लिखा हुआ है निषेचन, पर मैं फिर भी लिख देता हूं दूसरा स्टेप्स निषेचन। पहला हो गया निषेचन से पूर्व, दूसरा हो गया निषेचन, और तीसरा आएगा निषेचन पश्च। तो जरा देखिए, तो निषेचन पश्च कहां से शुरू हो जाएगा? अब हो जाएगा युग्मनज से शुरू। तो मैं वो लास्ट वाला टॉपिक इधर लिख दे रहा हूं, युग्मनज, जाइगोट। तो जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज लगातार कौन सा विभाजन करता चला जाएगा? वो करता चला जाएगा कौन सा विभाजन? समसूत्री। और समसूत्री विभाजन करते करते वो किसका निर्माण करने लग जाएगा? भ्रूण। तो जैसे ही युग्मनज, चूंकि एक कोश की अवस्था होती है, केवल एक कोश का ही तो है, एक कोशिका से 2, 4, 8, 16, 32 जैसा बनता जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? भ्रूण। भ्रूण जैसे जैसे और लगातार समसूत्री विभाजन करता जाएगा तब हम कहने लग जाते हैं कि 1 महीने का गर्भ, 2 महीने का गर्भ, तो फिर हो जाएगा क्या तैयार? गर्भ, इंग्लिश में फीटस। नेक्स्ट, और फिर ये गर्भ जो है वो आगे चल के एक पूर्ण विकसित
जीव के रूप में क्या ले लेगा, जन्म ले लेगा। तो युग्मनज से लेकर और पूर्ण विकसित जीव तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो कितने टाइम में होती है मनुष्य में, वो होती है 9 मंथ 7 डे। ये प्रेगनेंसी पीरियड का एक टाइम होता है, वो कितना है कि अंडा युग्मनज बनने से लेके एक जीव के पैदा होने तक का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 9 मंथ 7 डेज होता है। और यही जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निषेचन पश। तो निषेचन के बाद जितनी भी क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं को क्या बोला जाता है, निषेचन पश। पर यहां पर एक लाइन सीखोगे, यहां पर निषेचन पश में एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये क्या है, ध्यान से लाइन सुन लो बेटा। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब यही है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या है कि अधिकांश जंतुओं में जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो युग्मनज के निर्माण से लेकर एक पूर्ण विकसित जीव बनने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। फिर से लाइन सुन लो, अधिकांश जंतुओं में, निम्न श्रेणी के जंतु नहीं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, युग्मनज से पूर्ण विकसित जीव बनने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि किसके अंतर्गत आता है, निषेचन पश। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसमें हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कवर कर चुके हैं, और आज आपका जो टॉपिक शुरू हुआ था मानव में लैंगिजन, जो कि 3 स्टेप्स में होता है, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन पश। इन तीनों टॉपिकों को हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कर रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण की विज्ञान, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव के अंडे से वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत 3 स्टेप्स, निषेचन से पूर्व, निषेचन, निषेचन पश। तो जरा देख लीजिए, निषेचन से पूर्व में आप एक तो टॉपिक करेंगे युग्मक जनन, दूसरा करेंगे युग्मकों का स्थानांतरण, क्लियर। नेक्स्ट फिर निषेचन वाला टॉपिक आ जाएगा और फिर लास्ट होगा आपका निषेचन पश। निषेचन पश की प्रक्रिया को हम क्या भी बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसकी परिभाषा मैंने बोली थी। और क्या बोला कि युग्मनज से पूर्ण विकसित जीव बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, या युग्मनज से पूर्ण विकसित जीव बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण विज्ञान भी ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर बेटा यहाँ पर। तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब आपके कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, युग्मक जनन। तो यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जब युग्मक जनन स्टार्ट करेंगे तो युग्मक जनन, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो देखो अब यहीं से मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं। आज की क्लास में ये सारे टॉपिक नहीं होने वाले, बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं युग्मक जनन, क्योंकि नेक्स्ट अगली क्लास से हम कौन सा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, शुक्र जनन। क्योंकि युग्मक जनन में पहले आप शुक्र जनन के अंतर्गत किसका निर्माण सीखोगे, शुक्राणु। फिर करेंगे हम अंडजनन, अंडजनन के अंतर्गत किसका निर्माण सीखोगे, अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु बन जाएंगे तब हम कौन सा टॉपिक करेंगे आगे चल के, युग्मकों का स्थानांतरण। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस आरेख को जरूर बना लें, क्योंकि ये बार बार आरेख तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो मैं तो बस आपके सारे टॉपिक एक साथ आपको बोर्ड पर रख दिए हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि सर आगे चल चल के कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना जो मैं लाइन बोल रहा हूं। तो अब जो टॉपिक शुरू होगा वो इस तरीके से होगा, मानवों में युग्मक जनन, या मैं ऊपर की तरफ यहां लिख सकता हूं निषेचन से पूर्व। तो निषेचन से पूर्व में पहला जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम क्या है, मानवों में युग्मक जनन। तो देखो जरा मैं यहां एक परिभाषा लिख रहा हूं, वो क्या है देखना ध्यान से, मानवों में युग्मक जनन। अच्छा, आपको ये पता तो होगा कि हम जीव अगुणित हैं या दुगुणित, हम जीव हैं दुगुणित। अब ये अगुणित और दुगुणित क्या होता है, अगुणित इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, दुगुणित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉइड। ये अगुणित दुगुणित का मतलब मैं पहले नंबर के चैप्टर में भी आपको करवा चुका हूं। जब गुणसूत्र का डबल सेट होता है तो 2n डिप्लॉइड, और गुणसूत्र का सिंगल सेट होता है तो n लिख देते हैं, यानी कि अगुणित। जैसे कि हमारे पास गुणसूत्र होते हैं 46, तो 46 में 23 के 2 सेट्स, और अगर बात करें अगर सिंगल सेट है तो कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो देख लीजिए जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है हमारी बॉडी में, सारी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड ही होती हैं। आद्यजन कोशिका में भी कौन सी कोशिकाएं हैं, डिप्लॉइड ही हैं। फिर जब इसमें युग्मक जनन, वृषण में भी कौन सी कोशिकाएं होंगी, डिप्लॉइड। अंडाशय में भी कौन सी कोशिकाएं होंगी, डिप्लॉइड। फिर जब वृषण और अंडाशय में शुक्रजन अंडजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जरा देखिए यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री। और आपको पता होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन जब भी किसी दुगुणित कोशिका में होता है तो बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कैसे रह जाती है, अगुणित। तो बेसिकली शुक्राणु और अंडाणु कैसे होते हैं,
अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड। तो जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो अगुणित अगुणित वापस से कौन सा बना लेते हैं, दुगुणित। और इसी तरीके से फिर ये दुगुणित अवस्था चलती रहती है, और जब एक जीव विकसित होता है तो वो जीव भी कैसा ही होता है, दुगुणित। यानी इस धरती पर जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, दुगुणित। बस उनमें बनने वाले जो युग्मक होते हैं वही कौन से होते हैं, वो होते हैं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। क्लियर। तो अब लाइन सुनिए, मैं टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं बेटा यहां से आज ये टॉपिक, ताकि मैं आपको यहां तक ले आता हूं शुक्रजन तक, क्योंकि शुक्रजन की प्रक्रिया से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए, मानव में युग्मजन, मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, निषेचन से पूर्व में पहला टॉपिक कर रहा हूं, मानव में युग्मजन। परिभाषा सुनोगे देखिए जरा, दुगुणित, और देखो जन्य कला की वो कौन सी सेल थी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल यानी कि पीजीसी। दुगुणित पीजीसी कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से वृषण व अंडाशय में युग्मक निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो फिर से देख लीजिए, दुगुणित पीजीसी सेल, ये दुगुणित पीजीसी सेल के अर्धसूत्री विभाजन से वृषण व अंडाशय में शुक्रजन व अंडजन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मक निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, वृषण और अंडाशय को दोनों को मिलाकर हम जनद भी बोलते हैं, जनद कोशिका, और जनद को इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड्स। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट, तो क्या हुआ, मानव में युग्मक जनन मैंने स्टार्ट किया, परिभाषा दी, दुगुणित पीजीसी कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से वृषण व अंडाशय में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले बोल दिया था, वृषण व अंडाशय में केवल अर्धसूत्री विभाजन नहीं, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिर देखिए क्या क्या चीज और मैं बताने वाला हूं, मैं यहां से इस चीज को हटा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है, अब देखो जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वो केवल युग्मक जनन है, तो केवल इसी की बात करेंगे, बाकी चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। केवल आपको शुक्राणु अंडाणु तक का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि युग्मकों के स्थान तक बहुत लंबे टाइम बाद होगा। अभी आप जो कर रहे हो युग्मक जनन में 2 टॉपिक करोगे, शुक्रजन और अंडजन, तो मैं ये वाला भी पार्ट यहां से हटा दे रहा हूं। तो आप यही तो कर रहे हो युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की पहले आपने क्या दे दी, परिभाषा, दुगुणित पीजीसी कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से वृषण व अंडाशय में युग्मक निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक जनन के दौरान दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो कौन सा होता है, समसूत्री, और दूसरा कौन सा भी होता है, अर्धसूत्री। पर मेन विभाजन कौन सा होता है बेटा, वो होता है अर्धसूत्री। क्लियर। नेक्स्ट फिर देखिए, युग्मक जनन के दौरान युग्मक बनते हैं। तो चूंकि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए युग्मक जनन भी कितने प्रकार का ही होता है, युग्मक जनन भी 2 प्रकार का होता है। तो युग्मक जनन भी 2 प्रकार का है, एक है शुक्रजन, तो दूसरा कौन सा है, अंडजनन। एक होगा शुक्रजन, इंग्लिश वहां लिखी हुई है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी प्रक्रिया कौन सी होगी, अंडजनन। क्लियर। नेक्स्ट, शुक्रजन की जो प्रक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है, वो होती है वृषण में, और अंडजन की प्रक्रिया जो है वो किसमें संपन्न होती है, अंडाशय में। क्लियर बेटा। शुक्रजन की प्रक्रिया के दौरान वृषण में क्या बनते हैं, तो आप देख सकते हो वो बनता है शुक्राणु। नेक्स्ट, अंडाशय के अंदर अंडजन की प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, अंडाणु। क्लियर बेटा। तो यहां तक की मैंने प्रक्रिया स्टार्ट की है, युग्मक जनन स्टार्ट किया है, जहां से आपको करना है टॉपिक, अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, पहला टॉपिक शुक्रजन। और शुक्रजन के अंतर्गत हम कौन सा टॉपिक करना सीखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट अगली क्लास से जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अगली क्लास से सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा तो युग्मक जनन का पहला पार्ट जिसका नाम होगा शुक्रजन, पहले हम ये करेंगे। क्लियर बेटा। जब शुक्रजन समाप्त हो जाएगा तब हम अगली प्रक्रिया कौन सा करेंगे,
अंडजन। शुक्रजन के दौरान हम क्या सीख लेंगे, हम सीख लेंगे कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। अंडजन के दौरान हम क्या सीख लेंगे कि अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर तीसरा टॉपिक हम करेंगे शुक्राणु और अंडाणु आपस में किस प्रकार से मिलते हैं, तो यानी हम करेंगे यहाँ युग्मकों का स्थानांतरण। और जब युग्मकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे कि फिर कौन सी प्रक्रिया पढ़ेंगे, निषेचन। और पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको लिखा था इंग्लिश में एक वर्ड जिसका नाम था एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत हम युग्मनस से कहां तक एक जीव बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, जिसे हमने निषेचन पश्च बोला था। क्योंकि यहां तक जो सारे चीज आ जाती हैं वो है निषेचन से पूर्व, ये हो गया निषेचन, और ये जो चीज आ जाती है वो किस में आ जाती है, निषेचन पश्च में। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस चीज से आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट होने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उनकी। तो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट अगली वीडियो से वो कौन सा होगा, शुक्रजन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।